बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का दौरा अमरीका तकरीबन मुकम्मल हो चुका। अमरीकी हुक्काम से उनकी मुलाकातें मुकम्मल हुई और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस के साथ उनकी मुलाकात न्यूयॉर्क में हुई। अब उनकी वापसी का मरहला शुरू हो चुका है। तो उसके असरात हम देखेंगे कि क्या होते हैं। कुछ अगर वक्त मिला तो उस विजिट के बारे में भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि मेरी वाशिंगटन भी बात हुई, न्यूयॉर्क भी बात हुई कुछ जिम्मेदार और बाखबर लोगों के साथ। उन्होंने कुछ चीज़ें तो मेरे साथ शेयर की हैं, तो उस तरफ आते हैं। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है इस वक्त, वो बड़ा मज़े का और दिलचस्प खेल है। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन, उन्होंने कहा जी कि 2-3 पैगामात उन्होंने दिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में उनको आगाह किया गया। जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने जिस तरीके से कल कंडक्ट किया कोर्ट रूम नंबर 1 में आनन फानन, और उसका सारे का सारा मलबा डालने की कोशिश की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पे, और उमैर नियाजी साहब को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया गया, ये कहकर क्योंकि ऑब्जर्व किया गया कि ये किसी इमरान खान नियाजी या उनके कोई रिश्तेदार हैं या इस तरह का बात करके, क्योंकि सब ने सुनी, पूरी दुनिया ने सुनी, क्योंकि लाइव नशरियात थी। तो उसके बाद उमैर नियाजी साहब को तौहीन अदालत का नोटिस भी इशू कर दिया गया है कि जी उन्होंने इलेक्शन में रुकावट डाली है, और लाहौर हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया गया। किसी किस्म का मुकदमा टेकअप करने से भी मना कर दिया गया कि आप भी कोई नहीं करेंगे ऐसा एक्ट। तो ये बहुत सारे सवालात उठ गए हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ये इससे हटके कि वो किसका मुकदमा था किसका नहीं, ये तासुब की ऐनक उतार के अगर मैं देखूं तो लाहौर हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट जो है, उसका आर्टिकल 199 के तहत एक डोमेन है, और हाई कोर्ट्स भी आला अदलिया के बराबर हैं, और उनके इख्तियारात बाज़ मामलों में बहुत ज़्यादा होते हैं और उनका दायरा इख्तियार भी ज़्यादा होता है। तो किसी भी हाई कोर्ट को काम करने से नहीं रोका जा सकता, और ये एक अज खुद एक नई मिसाल कायम हो रही है, और एक नया नजरिया ज़रूरत के तहत ये काम हुआ है कि हाई कोर्ट को काम करने से ही रोक दिया जाए कि आप इस इशू को छेड़ ही नहीं सकते। बहरहाल सूरत हाल ये है, इसके बावजूद मैं आपको बताऊंगा कि हाई कोर्ट जो है पेशावर हाई कोर्ट, उसने एक मामला टेकअप कर लिया है और वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने नोटिस भी इशू कर दिए हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब को बताया गया कि जनाब ये कुछ हुआ है, तो उन्होंने कहा कि जी कंप्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई समझौता नहीं है, हम गलत नहीं है, हम चोर नहीं है, और हमारे साथ ज्यादती हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रही है, झूठे मुकदमात, बेबुनियाद मुकदमात, हमारी खवातीन, हमारे कारकुन, हमारे सपोर्टर, हमारे वोटर, हमारे रहनुमा पिछले 16 माह से जेलें भुगत रहे हैं, 18 महीने से, और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, और उनके किसी किस्म के कोई राइट्स नहीं है। और नंबर 1, नंबर 2, साफ शफाफ इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे, और उनको मिलाइन किया जा रहा है, और खासतौर पर रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर इस मामले में भी। और दूसरा 3-4 बातें उन्होंने कही। एक तो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आप फ्रीक बने और जाएं और जाके जवाब दें। उमैर नियाजी साहब ने कहा जी मैं बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगूंगा, और मैं अपना डिफेंड करूंगा, और हमारा मुकदमा बिल्कुल सही था, और हमने स्टे मांगा भी नहीं था, और हमने जो मांगा था वो उस बात पे अब हम अभी भी कायम है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो बिल्कुल जानिबदार हैं, और उनसे किसी किस्म के इंसाफ की तवक्को नहीं है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। पहले शहबाज गवर्नमेंट के साथ थे, अब वो केयर टेकर गवर्नमेंट के आलाकार बने हुए हैं, इसमें 1% भी शुबा नहीं है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ये बात कहता है कि जी हमारे पास आए, तो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की उन्होंने मिसाल दी कि 3 दफ़ा हो चुका है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कह चुका है, लेकिन वो उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो बहुत सारी मिसालें हैं। बहरहाल फिर एक और जो है वो तफसीलात सामने आई हैं, और ये अबू ज़र सलमान नियाजी, चूंकि वो इसमें वकील थे, और उन्होंने आर्गू किया था, और ये केस बड़े सोच समझ के फाइल किया गया था, तो उन्होंने भी कुछ चीज़ें सामने रखी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि 90% हकायक जो हैं वो गलत और गुमराह कुन थे कमरा अदालत नंबर 1 में, जो विफाक की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए। यानी 90% बातें गलत थी, कुछ बातों का हमें भी इल्म था, और कुछ उन्होंने भी पॉइंट आउट किया है। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और विफाक की जानिब से 90% हकायक गलत और गुमराह कुन थे। कुछ उनमें से नंबर 1 ये था कि ये कहा गया कि हमने, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 12 दिसंबर को पिटीशन दायर की थी, गलत ये 6 दिसंबर को फाइल की गई थी, और 6 दिसंबर को ये फाइल हुई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने 13 तारीख को उन्होंने कहा कि हमें बताया गया, और उसके बाद फिर आरओज की तकरीरी को चैलेंज किया गया। उन्होंने कहा ये भी गलत है,
6 दिसंबर کو ان کی تقرری کے عمل کو چیلنج کیا گیا تھا ڈی آر اوز اور آر اوز کو، اور عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اس میں انہوں نے ہدایت کی تھی کہ یہ کام کریں، اور 6 دسمبر کو ان کی تقرری کے عمل کو چیلنج کیا۔ پھر نمبر 3 پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بتایا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ججوں کو بطور آر اوز حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ بالکل ہی بے بنیاد اور غلط بات تھی، یہ ہمیں بھی معلوم ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے کل جو کورٹ روم نمبر 1 میں جو چیف جسٹس صاحب کے سامنے اور باقی آنریبل ججز کے سامنے جو 23 فروری کا خط پیش کیا، وہ لاہور ہائی کورٹ کا پرانا خط تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کو جو لکھا تھا وہ تھا جب پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑی گئی تھی، اس وقت جو خط لکھا گیا تھا وہ لگا دیا، اور 23 فروری کو لکھا ہوا خط، پرانا خط جو پنجاب اور کے پی کے اسمبلی سے متعلق تھا۔ تو نیا خط جو ہے عام انتخابات کے لیے جو نیا خط ہے وہ تو 31 جولائی کو لاہور ہائی کورٹ کو لکھا گیا، اور لاہور ہائی کورٹ نے 19 اگست 2023 کے خط کے ذریعے مثبت جواب دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ پہلے آپ شیڈول لے کے آئیں اور اس کے اکارڈنگلی ہم آپ کو جوڈیشل آفیسرز دیں گے۔ مثبت جواب دیا، اور یہ دونوں خطوط سپریم کورٹ کے سامنے نہیں پڑھے گئے، اور پھر یہ کہا گیا کہ ہم نے پی ٹی آئی نے، یعنی کہ ہم نے ابوذر سلمان کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے انتخابی عمل کو خراب کرنے کے لیے بے ترتیب پیٹیشن دائر کی۔ یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بے ترتیب پیٹیشن نہیں تھی۔ پی ٹی آئی نے تمام 4 صوبائی ہائی کورٹس میں پیٹیشن دائر کی، اور ہم نے جوڈیشل افسران کی صرف آر اوز کے طور پر تقرری کی درخواست کی۔ ہم نے کبھی بھی انتخابی عمل کو روکنے کی صورت میں عبوری ریلیف کے لیے دباؤ نہیں ڈالا، یہ بھی انہوں نے غلط۔ نمبر 5 انہوں نے کہا کہ ہم نے انتخابی عمل کو روکنے کی دعا کوئی استدعائی نہیں کی تھی، اور پھر یہ کہ ای سی پی نے کہا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، کہ ہم ڈپٹی کمشنر کے خلاف شکایات کا ازالہ کر سکتے ہیں، تو یہ بھی انہوں نے کہا غلط ہے۔ حال ہی میں انہوں نے کہا کہ ڈی سی اسلام آباد کا تبادلہ کرانے میں ہم ناکام رہے، اور الیکشن کمیشن نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ اور اگلا کہ جی اچانک فکسیشن کی وجہ سے ہمارے وکلا سپریم کورٹ تک نہیں پہنچ سکے، اور مشال یوسف زئی کو ان حقائق سے سپریم کورٹ کو آگاہ کرنے کے لیے اجلت میں عدالت بھیجا گیا، لیکن ان کو نہیں سنا گیا۔ تو یہ ایک اوپن کام شروع ہو چکا ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی بالکل اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کرنی چاہیے، اپنا پوائنٹ آف ویو سپریم کورٹ میں جا کے بتائیں۔ عمیر نیازی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی ہم بھی ایسا کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ڈی آر اوز اور اے آر اوز کو چیلنج کریں اور اس کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی انتخابات عدلیہ کی نگرانی میں کرانے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے، اور الیکشن کمیشن کو نوٹس بھی جاری کر دیا ہے، اور کیونکہ 4 صوبائی ہائی کورٹس میں یہ پیٹیشنز فائل ہوئی تھی، تو پشاور ہائی کورٹ نے بھی یہ کر دیا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ نے عمران خان کے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی ترجمان معظم بٹ ایڈوکیٹ نے یہ دائر کی تھی، اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد ابراہیم خان اور جسٹس شکیل احمد نے اس کی سماعت کی، اور پاکستان تحریک انصاف کی انتخابات کی عدلیہ کی نگرانی میں کروانے کی درخواست میں الیکشن کمیشن کا نوٹس جو ہے وہ چیلنج کرنے کا حکم دیا تھا، اور عدالت نے کہا کہ یہ قومی ایشو ہے، آپ ضمنی درخواست جمع کرائیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہم کسی کو الیکشن میں تاخیر کی اجازت نہیں دیں گے، الیکشن کی جو تاریخ ہے وہ وہی رہے گی، اور اس سے ایک دن زیادہ یا کم نہیں ہوگی، یعنی کہ 8 فروری کو۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے درخواست میں ترمیم کر دی اور نوٹیفکیشن معطل کرنے کی بھی استدعا کر دی، اور عدالت نے درخواست 18 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر بھی کر دی ہے، اور عدالت نے الیکشن کمیشن اور ایڈوکیٹ جنرل آفس سے جواب بھی طلب کر لیا ہے۔ 2 رکنی بینچ پیر کو 2 بجے یہ سماعت کرے گا۔ اب دوسری جانب سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی انہوں نے کہا جی ہم پارٹی بنیں گے، فریق بنیں گے، اور اس کو بھی کریں گے۔ پھر 1-2 اور فیصلے کیے گئے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن اس سے بڑے فیصلے سیاسی میدان میں بہت بڑے فیصلے ہیں۔ وہ ہے کہ جناب سردار لطیف خان کھوسا، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ دیا اور جوائن کر لی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ آج وہ بھرپور قسم کی ایک پریس کانفرنس کریں گے اور اس میں اعلان کریں گے، اور پھر فواد چودھری صاحب کو بھی نیب نے گرفتار کر لیا ہے، پہلے گرفتار ہیں، اب ان کو نیب نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے جیل کے اندر ہی، لہٰذا فواد چودھری صاحب کا بارے میں ابھی تک کوئی رعایت نظر نہیں آ رہی۔ عمران خان صاحب کا جو توشہ خانہ کیس تھا اس میں جسمانی ریمانڈ کی درخواست نیب کی مسترد کر دی گئی، اور ان کو فزیکل ریمانڈ میں جوڈیشل ریمانڈ میں اب چلے گئے ہیں جیل، لہٰذا ان کی بعد از گرفتاری اب درخواست ضمانت دائر کی جائے گی اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ یہ صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہے جی۔ اور اس کے علاوہ
जो गुफ्तगू इमरान खान साहब ने की है, इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पे ये बता दिया है जी कि एक तो साइफर केस के बारे में उन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और ये जो कुछ भी करना चाहते हैं ये इंशाअल्लाह नहीं कर सकेंगे। हम चाहते हैं कि ये केस चले, ओपन हो और ओपन ट्रायल हो इसका, और ओपन ट्रायल में हम अपनी बात करेंगे और सरकारी वकील और सरकार अपनी बात करे, और उसके लिए जो हुक्म था साइफर कोर्ट में, साइफर कोर्ट ने हुक्म दिया था कि मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी और बाहर रिपोर्ट करने की इजाज़त नहीं होगी, मुकम्मल तौर पे सेंसरशिप आयद कर दी। उस हुक्म को भी चैलेंज कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि साइफर केस में जो जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन साहब का ऑर्डर है उसको भी चैलेंज कर दें। बाकी पहले वाले भी ऑर्डर चैलेंज हुए हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में ये मुकदमात आने हैं, तो लिहाजा अगला मुकदमा भी खोला जाए। और उन्होंने ये कहा इमरान खान साहब कि जनरल बाजवा को हमने हर सूरत में कटहरे में लेकर आना है, क्योंकि ये सारा खेल उन्होंने खेला था, ये फौज का खेल नहीं था बल्कि जनरल बाजवा का था, और इसलिए उनको भी सामने लेकर आना है। ये भी सामने आई है जी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने हम्माद अजहर साहब को पंजाब का कायम मुकाम सदर तहरीक इंसाफ मुकर्रर करने की हिदायत की है, और उस पर अमल करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और चूंकि जो सदर हैं पंजाब की डॉक्टर यास्मीन राशिद वो जेल में हैं, कैद हैं, लिहाजा पार्टी अमूर को चलाने के लिए ज़रूरी था कि कायम मुकाम तकर्री की जाए। हम्माद अजहर साहब की तकर्री की गई है, और अब जो है इलेक्शन की तैयारी इमरान खान साहब ने कहा है कि इलेक्शन की तैयारी करें, भरपूर किस्म की तैयारी करें, और पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में जी खैबर पख्तूनख्वा के बाद जो सुनामी बलूचिस्तान में आ चुका है वो हैरान कुन है, क्योंकि इस वक्त बलूचिस्तान पे सबकी नज़रें हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वहाँ पे, जरदारी साहब भी वहाँ पे हैं, नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पे हैं, बाप वाले भी वहाँ हैं, मौलाना साहब की भी नज़रें वहीं पे हैं। सब बलूचिस्तान को ललचाई हुई नज़रों से देख रहे हैं, और वहाँ पे जो इलेक्टेबल्स हैं उनको साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जरदारी साहब बलूचिस्तान पहुँच चुके हैं, और सरफराज बुगटी साहब जो हैं निगरान वज़ीर दाखिला, आप इससे अंदाज़ा कर लें कि कैसे कैसे निगरान हुकूमत है कि कोई मुस्लिम लीग नवाज के वज़ीर बैठे हैं, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बैठे हैं, कोई वो बैठे हैं जिन्होंने या मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर इलेक्शन लड़ना है या लड़ चुके हैं, या शहबाज और नवाज काबीना का हिस्सा रह चुके हैं, वो अब इस वक्त निगरान हुकूमतों में हैं। कुछ जरदारी साहब के लोग बैठे हैं, तो ये सारा एक मिली भगत हो रही है। सरफराज बुगटी साहब अब इत्तलात हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे, कुछ और लोग ज्वाइन करेंगे, तो बलूचिस्तान के हालात भी वो नहीं हैं जो कि समझे जा रहे हैं। बलूचिस्तान में भी आवाम का सुनामी आ चुका है, और वहाँ पे भी जो इस वक्त आवाज़ें उठ रही हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की आवाज़ें ही उठ रही हैं, और वहाँ के अवाम भी बाशऊर भी हो चुके हैं, और वो भी तब्दीली के ख़्वाहां हैं, क्योंकि वो भी 75-70 साल से एक ही तरह का निज़ाम जो है वो देख देख के वो भी उकता चुके हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त बलूचिस्तान को है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वहाँ के अवाम की पार्टिसिपेशन हो और उनकी शिरकत हो इंतखाबी अमल में, क्योंकि पिछले इलेक्शन और उससे पहले 2002 से लेकर 2002 का इलेक्शन, 2008 का इलेक्शन, और उसके बाद अगला 2013 का इलेक्शन, 2018 का इलेक्शन, उसमें बलूचिस्तान के अवाम की पार्टिसिपेशन बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो लिहाजा इमरान खान साहब वहाँ भी पहुँच चुके हैं जनाब, और देखते हैं आगे आगे होता है क्या। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।